देखो आज के क्लास में हम लोग वतन जागीर शब्द राजपूत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो कल क्या बताया गया था कि मुगल जो अथॉरिटी है उससे 3 स्टेट टूटे थे। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट टूटा था, बट जो 3 स्टेट था जो इंडिपेंडेंट स्टेट बना है, बताओ कौन सा है? चलिए बताओ। तब कहाँ पढ़ रहा है तुम लोग? हाँ, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। और अलग अलग जो सूबेदार थे, अलग जो मनसबदार थे, वही जाके बनाए हैं। यही नहीं था जी कल क्लास में? तो आज जानेंगे जो सेकंड टाइप का जो था तुम्हारा वतन जागीर राजपूत, जिसका बहुत क्लोज एसोसिएशन रहता था मुगल अथॉरिटी और इसके बीच में। 3 टाइप का बताए थे ना, ये दूसरा टाइप का। Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under Mughal with distinction. क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे राजपूत किंग थे, समझे, जो कि तुम्हारा स्पेशली अजमेर और जोधपुर का जो भी राजपूताना है जगह है, उसका जो भी किंग था उसका बहुत क्लोज रिलेशन था किसके साथ? मुगल के साथ। और स्पेशली हाँ, अम्बेर और जोधपुर राजपूत का गढ़ है ये सब, क्योंकि राजपूत बहुत बड़ा चीज़ है। अम्बेर में है, अजमेर में है, और भी बहुत सारा जगह पे था उसका, ग्वालियर में है, और भी बहुत सारा जगह पे है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहा है कि जो अम्बेर और जोधपुर वाला जो राजपूत था, ये लोग काम किया था, यानी कि मुगल डायनेस्टी चल रहा है और ये लोग का यही बहुत क्लोज एसोसिएशन है राजपूत और, क्योंकि जानते हो अकबर के टाइम में बहुत अच्छा पॉलिसी चला था राजपूत और मुगल का। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू इंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। और चूंकि दोनों का क्लोज रिलेशन था, इसलिए इस जगह पे जब राजपूत रूल करते थे ना, तो ऑटोनॉमी के साथ रूल करते थे, ऊपर से प्रेशर नहीं रहता था। उसका बिहाफ में तो कर रहे हैं, बट ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस है, बढ़िया से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से बार बार तुम्हारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है। वतन जागीर मतलब वही जगह जो दिया गया है, अजमेर और जोधपुर वाला। इन द 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. अब बात क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में ये जो तुम्हारा अजमेर का और या जोधपुर का, ये लोग का हीरो बनने का कोशिश करने लगा, ये लोग हीरो बनेगा ये लोग, और ये ट्राई करेगा कि दूसरा वाला जो लैंड है उसको भी कब्जा ले। और ये चीज़ पसंद नहीं आएगा किसको? किसको पसंद नहीं आएगा? मुगल को पसंद नहीं आएगा। देखो ये कोशिश किया गया, और अजीत सिंह जो रूलर था जोधपुर का, वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में जो पॉलिटिक्स चल रहा था मुगल को और कमज़ोर करने का, उसमें भी बताओ ये राजपूत इन्वॉल्व है। यानी कि इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था अकबर के टाइम का। उसके बाद क्या हुआ कि वतन जागीर का तो पूरा सौंप ही दिया। वतन जागीर मतलब जगह को देखना है यार, इंडिपेंडेंस से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लोग कुछ अलग अलग एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। नंबर 1 एक्टिविटी क्या है कि जिस जगह पे बैठा है वहाँ संतुष्ट नहीं है और एरिया को ऑक्युपाई करना चाह रहा है, समझा? कौन? राजपूत लोग। और दूसरा क्या है कि जो मुगल का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें भी इंटरफेरेंस, ये लोग और मुगल को तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात और मालवा। और जितने भी राजपूत फैमिलीज थे, जो प्रभाव डालने वाले राजपूत फैमिली लोग थे, ये वाले लोग सब, वो क्या हुआ, गुजरात और मालवा का सूबेदार बन के रह गया। सूबेदार जानते हो ना, गवर्नर के रूप में वहाँ पे भी कंट्रोल करके रख रहा है। मालवा मतलब जहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और तुम्हारा राजस्थान मैच करता है, वो वाला एरिया दिख रहा है तुम लोग को, ट्राई जंक्शन, वो मालवा रीजन है। वहाँ पे राजपूत वहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा है, सूबेदार बन के बैठा हुआ है। हाँ, राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ द गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अजमेर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? जो जोधपुर का राजा अजीत सिंह था, वो बताओ गुजरात में भी कंट्रोल कर रहा है, वहाँ का भी सूबेदार बन के बैठा हुआ है। और एट द सेम टाइम जो अम्बेर का राजपूत का जो रूलर था, सवाई राजा जय सिंह, बहुत बड़ा नाम है कि नहीं है? वो इनके नाम पे बहुत जगह भी है, वहाँ पे रोड भी है। वो बताओ किसको कंट्रोल कर रहा है? मालवा को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ गवर्नर बन के बैठा हुआ है। देख रहे हो ना कैसे पावर ये लोग एक्सरसाइज कर रहा है। दिस ऑफिसेस वे रिन्यूड बाय द एम्परर जहांगीर शाह इन 1713। और इस ऑफिसेस को रिन्यूड किया गया, यानी कि इसको चेंज किया गया, फिर से इसके ऊपर बैठक किया गया। कब? 1713 में, जब मुगल एम्पायर कौन था? जहांगीर शाह था।
They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स। और देखो यही अजीत सिंह हो या जय क्या नाम है इनका सवाई राजा जय सिंह हो, इन्होंने क्या किया, उतना ही तक नहीं और कंट्रोल करने का और एक्सपांड करने का कोशिश किया। नागौर एग्जाम्पल देखो, नगौर को कन्क्वायर कर लिया गया और देखो जोधपुर में जोड़ दिया गया, ठीक है। जबकि अम्बेर ने क्या किया, जो बूंदी वाला एरिया था राजस्थान का, वो एरिया को भी कंट्रोल करके रख लिया अपने अंदर। तो दोनों राजा अजीत सिंह और वो भी सवाई माता वो वाला भी राय सिंह भी, उन्होंने भी क्या किया, अपने अपने जगह को दूसरी जगह को भी कंट्रोल करके रख लिया अपने अंदर। तो सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू का देखो नया कैपिटल बना दिया जयपुर, ठीक है, एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन। और उसके बाद क्या है कि 1722 में वो फिर आगरा का भी सूबेदारी बन गया। देख रहा है कंट्रोल, कंट्रोल देख रहा है। आगरा मतलब होता है मुगल एम्पायर। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1940s पुट प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपलिटी एंड चेक देयर फर्दर। और उसका फिर मराठा का अटैक होने लगा इन लोग के ऊपर, राजपूत के ऊपर, तब जाकर राजपूत थोड़ा ठंडा हुआ है। अदरवाइज राजपूत देखो कितना उछल रहा था। समझ में आ गया ना, ये तब होता है जब मुगल का जो साम्राज्य है ऊपर का वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए तब। तो थोड़ा फिगर देख लो, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है वो, कैसे तुम इग्नोर कर सकते हो इस चीज़ को। देखो मैनी राजपूत चीफमैन्स बिल्ड ए नंबर ऑफ फोर्ट्स ऑन हिल टॉप्स विच बिकेम सेंटर ऑफ द पावर। बोला कि बहुत सारे राजपूत को जो चिफ्टेंस है, मतलब जो मेन लोग हैं राजा टाइप के लोग सब, वो क्या करते थे, बहुत किला बनाते थे। वो भी किला जो कि हिली एरियाज में हो, अल्टीट्यूड में हो, प्लेटो रीजन्स के ऊपर हो, ताकि वो पावर को दिखा सके, ग्लोरी कर सके। जैसे टेम्पल बनाया जा रहा था ना साउथ इंडिया में, ये भी फोर्स। और एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन यानी बहुत बड़ा किलाबंदी होता था। और इस तरह का जो मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें अर्बन सेंटर सब अंदर आ जाते थे, पैलेसेस आते थे, टेम्पल, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सब अंदर आ जाते थे। यानी कि बाहर से किंगडम को पूरा फोर्टिफाई कर दिया। अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है तुम्हारा किला, उसमें तो मैनी वाटर बॉडीज़ भी है। वहाँ पे पॉन्ड्स है, कुंडीज़ है, बॉलीज है, सब है, और सब तुम्हारा किला के अंदर है। क्योंकि पानी उनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पानी मिल जाए वही बड़ी बात है। तो टैंक्स वगैरह बनाया तो वो भी एक रिसोर्सेस है जो चित्तौड़गढ़ पोर्ट में, उसको सब बचाने का प्रयास किया गया था। राजा जयसिंह ऑफ जयपुर देखो, डिस्क्रिप्शन बताएगा, पर्शियन अकाउंट में इनके बारे में कुछ लिखा गया है, समझे क्या लिखा गया है। राजा जयसिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, वो अपने पीक पे था, अपने सबाब पे था, पावर मजा एंजॉय कर रहा था पावर। ही वॉज द गवर्नर, आगरा का भी गवर्नर 12 साल के लिए रहा है वो, मालवा के लिए 5 से 6 साल के लिए रहा है वो। बहुत बड़ा आर्मी था, बहुत बड़ा आर्टिलरी था, ग्रेट वेल्थ था इसके पास, और उसका जो हुकूमत था, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो दिल्ली से लेकर नर्मदा तक था उसका। इसलिए राजस्थान के धरती पे ये राजा जयसिंह का बहुत बड़ा नाम है अब भी स्टिल। अब देखो यहाँ सवाई जय सिंह का जो उसके बारे में बताया गया। देखो जंतर मंतर जयपुर में, देखो जब सवाई जय सिंह जो रूलर रहे अम्बेर का, उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाया था। वही सनडायल है, ये सब बताया होंगे कभी क्लास में। अलग अलग, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में, एक वाराणसी में, ठीक है। और सबको जंतर मंतर कहा जाता है। और यहाँ पे वही बात है कि जो हेवनली बॉडीज़ है, बाहर का जो गैलेक्सी का जो भी चीज़ है, उसको अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। और यहीं पे एक सनडायल भी है। मेहरगढ़ का किला देख लो बाबू, जोधपुर का। अब बात करेंगे सीजिंग इंडिपेंडेंस, थर्ड वाला। सेकंड वाला समझ में आ गया ना कैसे था और कैसे वो दबदबा बना के आगे बढ़ा। अब थर्ड वाला बात करेंगे कि सिख सब ये इंडिपेंडेंस ढूंढ रहा है, और इंडिपेंडेंस ढूंढने के बाद 36 का आंकड़ा इसका। और जानते हैं हम लोग जानते हैं कि सिख्स के साथ कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा मुगल का। क्या है, क्या नहीं रहा है वो बताओ पूजा, क्या रीजन है कि सिख और मुगल का अच्छा रिलेशन नहीं था, बताओ जल्दी से। क्या कि जो सिख के जो गुरु थे ना, उसका सर कलम कर दिया गया था, तो क्यों पसंद करेगा सिख को। और यही बात है कि 1857 का भी रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर को जब इंस्टॉल करने का बात था, वहाँ पर राजगद्दी में बैठाने का बात था, तो सिख ने सपोर्ट नहीं किया था। सिख देखो यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। सही बात है कि नहीं, सिख कहाँ शांति प्रिय वाला ऑर्गेनाइजेशन वाले कम्युनिटी
वो बाद में खालसा में कन्वर्ट हो गए थे। क्यों? जब गुरु अर्जुन देव का सिर कलम करवाया गया था तो ये मिलिटेंट रूप ले लिया था। तो यहाँ से तुम्हारा एक स्टेट बिल्डिंग तैयार हुआ, सॉरी स्टेट बिल्डिंग तैयार हुआ, डेट इज कॉल्ड पंजाब। और यही पंजाब बहुत सारे लोगों के मरने के बाद फिर राजा रंजीत सिंह आए तो फिर उसका ग्लोरी को आगे बढ़ाए है ना, राजा रंजीत सिंह। तो सब बहुत सारे बैटल लड़े गए हैं और फॉर्ड बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर। देख रहे हो ना, गुरु गोविंद सिंह लड़ा है, राजपूत के अगेंस्ट भी लड़ा है, मुगल के अगेंस्ट भी लड़ा है। बोथ द बिफोर एंड आफ्टर इंस्टीट्यूट, खालसा बनने से पहले का भी बात है, खालसा बनने के बाद का भी बात है। पहले भी लड़ा गया था, जब पहले लड़ा गया था तो एक आएगा भूमिका हुआ कि नहीं अब खालसा बनना ही चाहिए। खालसा ग्रुप वही मिलिटेंट ग्रुप बनेगा जो बचाएगा सिख धर्म को। कब बना ये? 1699 में बना है खालसा, जब गुरु गोविंद सिंह का डेथ हुआ, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 708 खालसा क्या है, रिवोल्ट के रूप में बन गया मुगल अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि कटवा दिया सिर, इसलिए, ठीक है। जब गुरु गोविंद सिंह का सिर कटवाया है औरंगजेब ने, तो इस गुस्से में क्या हुआ, वो एक मिलिटेंट रूप ले लिया, बहुत खतरनाक रूप ले लिया। और कौन किन के अंडर लिया है? बंदा बहादुर। हाँ, मगर ये सिख गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी सिख गुरु नहीं बने हैं, आदि ग्रंथ ही सिख गुरु है। उसके बाद आदि ग्रंथ को ही बोला गया कि यही गुरु है। आदि ग्रंथ मतलब जो किताब है, धर्म किताब है सिख के लिए, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। बात समझे? तो बंदा बहादुर के अंदर खालसा बहुत आगे बढ़ा है। एंड डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्टैकिंग कॉइंस इन द नेम। बताओ, गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, है ना, फोटो यूज़ करके अपना कोइन को भी इशू करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो और प्रोमिनेंसी, हाँ बंदा बहादुर भी मरा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी देख रहे हो ना क्या क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना। अपना रूल करना शुरू कर दिया बंदा बहादुर ने। और कोइन जो इशू किया जा रहा है उसमें गुरु गोविंद सिंह का फोटो है, गुरु नानक जी का फोटो है। और देखो अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन चला दिया तुम्हारा सतलज लेके यमुना तक, वही जमुना तक, और वही पंजाब रीजन है। बंदा बहादुर को भी कैप्चर किया गया जैसे तुम लोग बोले हो, और 1716 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया, सर कलम कर दिया गया इनका भी। तो वही देखो कुछ कुछ बताया गया है यहाँ पे। देखो महाराजा रंजीत सिंह का देखो स्वर्ण दिखाएगा। महाराजा रंजीत सिंह बहुत बाद के प्रोडक्ट है। अब देखो, Under a noble of able leaders in the 18th century, Sikh organized themselves into a number of bands called जातास and later मिसल्स। बताए थे ना ये तुमको मॉडर्न इंडिया में। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर सब क्रिएट हुए, क्योंकि अब बंदा बहादुर तो मर गए, तो अब बहुत क्राइसिस आ गया, कौन कमान संभालेगा। बात समझे नहीं, कौन कमान संभालेगा। तो अलग अलग ग्रुप बनना शुरू हो गया, जिसको जाट कहा जाता है, जातास। अब बाद में यही मिसल्स का रूप लिया, अलग अलग टुकड़ी है। और ये सब बहुत पावरफुल है, अपना अपना ज़मीन है अलग अलग जगह पे, समझे ना। सिख ने क्या किया, अपने आप को बैंड बनाना शुरू किया, जतास में शुरू किया, बाद में वही मिसल्स बन गया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, दल खालसा। और इसका जो भी आर्मी होगा, मिसल्स का अपना अपना जो आर्मी होगा, अलग अलग मिसल्स है, 12 मिसल्स था, और उसमें एक रंजीत सिंह का भी मिसल्स था। रंजीत सिंह ने क्या किया, सब मिसल्स को ऐड कर दिया, 12 मिसल्स को। मिसल्स का मतलब कुछ नहीं, एक टुकड़ी है, और सब इन्फ्लुएंसर है अपने अपने जगह पर। और उसमें एक कौन थे, रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह बहुत पावरफुल थे, सबको एक कर दिया। और हाँ, शुक्राचार्य मिसल से आते थे, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो कंबाइंड फोर्सेस क्या है, ग्रैंड आर्मी यानी कि दल खालसा। द इंटायर बॉडी यूज टू मीट। देखो ये सभी जो अलग अलग मिसल्स थे ये मिलते थे कहाँ पे, बैसाखी के टाइम में, ठीक है, और दिवाली के टाइम में, और कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे। उसी कहा जाता है गुरुमतास। गुरुमतास का मतलब क्या है तुम्हारा, कि गुरु का क्या रहा डिसीजन। तो सब मिसेस वाले लोग आते थे दिवाली के टाइम में, बैसाखी के टाइम में, और कहते थे, बात बैठ कहते थे कैसे बचाया जाए, कैसे खालसा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सिख कम्युनिटी को बचाया जाए, क्योंकि अभी भी मुगल है वहाँ पे, है कि नहीं है, मुगल तो ख़त्म नहीं हुआ अभी भी। एंड स्टिल एक तो पुराना हैंगओवर है कि हमारे गुरु लोग को मारा है इसने, और उधर से ब्रिटिश तैयार है आने के लिए, तो इसके लिए किया गया। देखो ए सिस्टम कॉल राखी को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेट ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि यदि कोई फार्मर है जितना ही प्रोड्यूस करता है उसका यदि 20% इन लोगों को मिल जाए तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मान लो कि फार्मर्स को कोई अटैक करे बाहर से,
तो फार्मर जो भी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसको 20 प्रोड्यूस दे दे मिसेस लोग को, तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। तो यही सिस्टम जो है उसी को राखी कहा जाता है। समझ में आ गया? राखी मतलब वो कलाई पर राखी नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ऐसे भी कलाई वाला भी जो राखी है वो भी प्रोटेक्शन का ही बात है। तो गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा। देखो ये खालसा को इंस्पायर्ड किया इन्होंने विद द बिलीव दैट डेस्टिनी वाज टू रूल। क्या था इनका मकसद, क्या था खालसा का? कि रूल करना है, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, खालसा राज करेगा। हिंदी में मतलब इसका है ना, यानी कि खालसा जो मिलिट्री ग्रुप बनाए हैं, अब पूरा फॉर्मल तो तुम्हारा बहादुर बंदा बहादुर ने किया है आगे जाके, पर जो गुरु गोविंद सिंह जो ऑर्गेनाइज किया था उसमें भी यही बात है कि रूल करेगा खालसा। They well knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali who had seized the rich province of Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। कितना बढ़िया बात किया, कितना इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। जो इस तरह का जो वेल निट ऑर्गेनाइजेशन बना है गुरु गोविंद सिंह के अंदर, ऐसे गुरु गोविंद सिंह इतना फेमस नहीं है, ऐसे ही इतना पूजनीय नहीं है, इनका देखो कंट्रीब्यूशन कि जो इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए हैं। तो जो मुग़ल गवर्नर का जो अटैक हो रहा था, ठीक है, उसको सहा है मुग़ल गवर्नर। अगल बगल बहुत बैठा है ना मुग़ल गवर्नर सब, अलग अलग जगह प्रोविंस से, वो भी अटैक करता था अगल बगल का एरिया से, तो उसको वहाँ से बचाव किया। और अहमद शाह अब्दाली जान ही रहा है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इससे भी बच पाया, ठीक है ना, क्योंकि पंजाब को पूरा बर्बाद कर दिया है ना, फिर भी अपना वो जाने नहीं दिया, एक सम्मान नहीं जाने दिया, फिर भी बचा के रखा। और सिरहिंद का जो सरकार था, ठीक है, और सिरहिंद का जो सरकार था उसको बचाया है मुग़ल से, जो मुग़ल का बार बार अटैक हो। सिरहिंद बगल का एरिया है। द खालसा डिक्लेयर देयर सोवन रूल। बताओ, खालसा ने अपना ही सोवन ग्रुप कर दिया ना, जैसे बताए थे बंदा बहादुर के अंदर 1765 में कोई इशू करके बोला कि ठीक है हमारा अपना रूल रहेगा, खालसा पूरा पंजाब वाला रीजन में करेगा, वही सतलज से लेकर यमुना तक। सिग्निफिकेंटली द कोइन बोर्ड द सेम स्क्रिप्ट। उसके बाद देखो पूरा कोइन इशू करना शुरू कर दिया खालसा ने, और वही खालसा है ना। और ये किसका समय था? बंदा बहादुर का समय था। हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हो? नहीं, अब आएंगे रंजीत सिंह। अच्छा रुक जाओ। दिस कोइन बोर्ड द सेम, नहीं सॉरी आई मिस्टेक कर दिया मैंने। देखो ये जो बंदा बहादुर जो इशू कर रहे थे पहले कोइन, वो सेम इशू किया जा रहा है तुम्हारा रंजीत सिंह के टाइम में भी। ये है बोलने का मतलब, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये होता है ना वैल्यू एडिशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिग्निफिकेंटली दिस कोइन बोर्ड द सेम इंस्क्रिप्शन। वो सेम इंस्क्रिप्शन है जो खालसा बंदा बहादुर के टाइम में जो करता था इशू, वो सेम तुम्हारा अभी भी करना शुरू कर दिया अंडर योर रंजीत सिंह, ठीक है ना, समझ गए। द सिख टेरिटोरीज इन द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 1790 के आसपास, कहाँ? इंडस से लेके जमुना तक चला गया। बट दे वर डिवाइडेड इनटू, बट अलग अलग रूलर्स में वो डिवाइड हो गए। और उसमें ये कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह, समझे ना। और महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? सब गुरु को रियूनाइटेड किया और अपना जो कैपिटल लाहौर में 1799 में रख दिया। अब लाहौर कैपिटल हो जाएगा रंजीत सिंह का। बट जो उससे पहले बोले 1765 में, वहाँ रंजीत सिंह नहीं आए, अब आने वाले हैं। पर रंजीत सिंह बंदा बहादुर खत्म होने के बाद और रंजीत सिंह आने से पहले, वो बीच पीरियड में भी गुरु गोविंद सिंह का फोटो, गुरु नानक जी का फोटो कोइन में अभी भी चल ही रहा था। तो कोई भी रूलर रहा, क्योंकि उतना बड़ा कोई रूलर उस लेवल पे था ही नहीं। जो बंदा बहादुर के बाद जो कोई रूलर आया है पंजाब रीजन में, तो वो रंजीत सिंह ही है। अब फिर रंजीत सिंह के बाद फिर हालत खराब हो गया। खड़क सिंह और दलीप सिंह ने तो कुछ काम नहीं किया है। तो अब देखो यहाँ बताया गया है तुम लोग को इसका मराठास के बारे में। तो मराठा क्या स्थिति है? द मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम। देखो ये सब सुजनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देख रहे हो ना, ये पंगा लेने वाला है मुगल के साथ। पहले पंगा लेने वाला कौन था? इससे पहले पंजाब वाला, और दूसरा पंगा लेगा मराठा। तो मराठा जो किंगडम है वो भी बहुत पावरफुल रीजनल किंगडम है, जो कि तुम्हारा बहुत खतरनाक बन के आया है। कब? शिवाजी का जब दौर था। देखते हो ना कितना शिवाजी कितना ग्लोरीफाई होता है। 1627 से लेकर 1680 का उनका जो कार्यकाल था, ठीक है, और स्टेबल गवर्नमेंट बन पाया, ठीक है। और इसलिए क्योंकि वहाँ पे देशमुख लोग थे। देशमुख का मतलब क्या है कि जो वॉरियर क्लास के जो फैमिलीज लोग हैं उसका पूरा सपोर्ट था, और यही लोग सब मराठास के अंदर रहते थे, शिवाजी के अंदर रहते थे। देखो हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टलिस्ट प्रोवाइड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी, और यही लोग गोरिल्ला वारफेयर करता था, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि जो हाईली एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो टुकड़ी है, आर्मी है,
पिजन वाला जो एक जगह से उधर जाएगा, पिजन पेस्टोलिस्ट है, यानी कि पिजन भी है और अपना गाय चराने के लिए या गोट चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको हम बोलते हैं कुनबीस। ये सब इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना है मराठास के आर्मी में। शिवाजी देखो, शिवाजी ने इस फोर्स को यूज़ किया ताकि मुगल को ना पेनिनसुला में हिला दिया जाए, चैलेंज कर दिया जाए। और किया है, गुरिल्ला वारफेयर करता था ना मुगल को, वही चीज़ बोला जा रहा है। और शिवाजी के डेथ के बाद जो इफेक्टिव पावर है मराठा स्टेट का, वो तुम्हारा क्या है कि विल्डर आउट, यानी कि फैमिली में टूट गया, उतना पावर नहीं रहा। ये चितवन ब्राह्मणास जो थे, जो शिवाजी सक्सेसर के रूप में काम करते थे, वो एज पेशवा, यानी कि तुम्हारा क्या है कि पेशवा को पावर चला गया। पहले क्या था, किंग पावरफुल होगा और पेशवा उतना पावरफुल नहीं होगा। और शिवाजी के मरने के बाद सक्सेसर का जो दुर्गति हुआ है, वहाँ से किंग नॉमिनल हेड बन गया और पेशवा ज़्यादा पावरफुल हो गया। वही बाजीराव पेशवा का बात करते हैं हम लोग। पहले कहाँ किंग था, पेशवा तो नॉमिनल हेड था, अब उल्टा हो गया, किंग नॉमिनल हेड बन गया और पेशवा तुम्हारा रियल हेड बन गया। तो वही चीज़ बोला गया। देखो शिवाजी के डेथ के बाद जो इफेक्टिव पावर था मराठा स्टेट का, वो विल्डेड हो गया, यानी कि चितवन ब्राह्मणास जो था, जो कि पेशवा के रूप में काम करता था, इन लोगों के पास रियल पावर आ गया। उस समय शिवाजी के टाइम में ये लोग पेशवा का रूप में काम करता था, ये फैमिली मेम्बर्स लोग, और बाद में ये लोग ज़्यादा रियल पावर बन गया। पूना देखो कैपिटल बन गया तुम्हारा किसका, मराठा किंगडम का। तो थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, जो तुमको बताएगा पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी जो बगल में दिया गया है, वो बिल्कुल ये जानना बहुत ज़रूरी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 1790 के आसपास, ये पावरफुल स्टेट स्टार्ट हुआ था तुम्हारा डेक्कन में आना, अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, जो कि एक मराठा स्टेट बनाए। शिवाजी कहाँ जन्मे थे, शिवाजी देखो शाहजी एंड जीजाबाई इनके माता पिता है, ठीक है। ये शिवनेरी में जन्मे थे 1630 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर और हिज गार्जियन दादा कोनदेव। और शिवाजी इमार्क्ड अ कैरियर ऑन अ कैरियर ऑफ कन्क्वेस्ट एट अ यंग, बहुत छोटे उम्र में ही कन्क्वेरिंग का बुद्धि आ गया था, कैसे ज़मीन को हथिया के रखा जाता है, ये सब बुद्धि आ गया था। द ऑक्यूपेशन ऑफ जावली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड, और एक जगह ना जावली करके एक जगह है, उसको जब इन्होंने लिया, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था तुम्हारा, इसका बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, देख लेना, BBC का है। तो जावली को जब इन्होंने कन्क्वायर कर दिया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो आ ही नहीं सकता था, बट इन्होंने कन्क्वायर करके दिखा दिया, तो इससे इनका जो स्टेटस है और बढ़ गया, कद बढ़ गया। तो होता नहीं कि जैसे मान लो कि एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला जो चीज़ है, उसको यदि कोई पॉसिबल कर दे तो उसका जो आस्था है बढ़ जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, इससे बिहार में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस समय तेजस्वी कौन है किसी को नहीं पता था, बट उसका क्या पावर था, बट RJD में तेजस्वी ने झंडा गाड़ दिया, बहुत सीट लाया कि नहीं लाया, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना वो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ इसका इसलिए क्योंकि इसका पहले कोई नाम नहीं था, बट ये तेजस्वी के अंदर यदि बहुत सारा इसका सीट आया तो देखो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के वो निकल गया। अभी देखते हो ड्यूटी CM जो बना है, तेजस्वी बना है ना, बट तेजस्वी अभी का ड्यूटी CM तेजस्वी है और शुरू का ड्यूटी CM तेजस्वी, वो दोनों में बहुत अंतर है, वो जमीन आसमान का। तेज प्रताप का कोई विकास नहीं हुआ, तेजस्वी का विकास हो गया। अब यदि नीतीश जी यहाँ से निकलते हैं तो अनडिस्प्यूटेड CM कौन बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा। ये होता है क्योंकि आपने बैटल फील्ड में जाकर करके दिखाया है, सेम यहाँ पे शिवाजी के लिए भी हो रहा है, समझ गया ना। देखो तो जो जावली का जो ऑक्यूपेशन हुआ, इससे अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया ये मावला हाईलैंड्स का, और जो बाद में एक्सपांसन होकर बहुत बड़ा मराठा किंगडम बना है। हिज एक्सप्लॉइट्स अगेंस्ट द फोर्सेस, देखो बीजापुर के अगेंस्ट इनका जो फाइट था, एंड द मुगल्स मेड हिम ए लेजेंडरी फिगर। जिस हिसाब से बीजापुर से लड़े थे, जिस हिसाब से बीजापुर बगल में था कि नहीं था, यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो होगा टच करेगा तुम्हारा महाराष्ट्र का एरिया, उससे लड़ा है, मुगल से लड़ा है, इससे वो लेजेंडरी फिगर बन गए। और कल ही तुम लोग को करंट अफेयर्स में ही बताया गया कि इनका जो नेवी वाला सिंबल है उसको अभी भी यूज़ किया जा रहा है। ही ऑफन रिसोर्टेड टू गोल, देखो ये गोइला वारफेयर करते थे ना, देखो वहाँ पे हाईलैंड था, ये हाईलैंड मतलब प्लेटू, मार दो अब भाग जाओ, तो ज़्यादा आर्मी का जरूरत भी नहीं है और ढूंढते रह जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटू रीजन है, कहीं पे भी छुप जाओगे। प्लेटू रीजन इज लाइक योर माउंटेन रीजन, चढ़ना उतरना बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए चाहिए तुमको हार्श ट्रेनिंग। By introducing an efficient administrative system supported by the revenue collection method based on the Chauth and Sardeshmukhi, he laid the foundation of the strong Maratha state। इन्होंने क्या किया, अपना बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से रेवेन्यू कलेक्शन का तौर तरीका इन्होंने लाया, जिसको हम बोलते हैं चाउट और सरदेशमुखी। ये चाउट और सरदेशमुखी एक तरह से टैक्स कलेक्शन का पावर होता है, जो कि बहुत फेमस था। कब? इनके टाइम में,
क्या शिवाजी के टाइम में, और इसी की वजह से मराठा जो किंगडम अब जो इमर्ज होगा वो और बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो जो टैक्स कलेक्शन यानी कि टैक्स का नाम है ये रेवेन्यू, ये सरदेशमुखी अंचल। देखो तो अंडर द पेशवा देखो, अब पेशवा आया नीचे, तो मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइज। हाँ, जब ऐसा नहीं कि खत्म ही हो गया, अब पावर तो शिफ्ट हो गया, कहाँ पहले किंग था, बट जब पेशवा भी आया तो उस देखो बाजीराव पेशवा कितना फक्र से नाम लिया जाता है ना, बाजीराव है ना, उसका हो गया, विश्वनाथ हो गया, विश्वनाथ के समय में जब इंग्लिश का जो आक्रमण हुआ था। तो देखो पेशवा के अंदर भी मराठा ने बहुत अच्छा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है। देयर सक्सेस ले इन bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed। इसका सक्सेस कहाँ से पता चलता है कि जहाँ पे मुगल का जो फोर्टिफिकेशन था, मुगल अपना किला बनाया था बचने के लिए, उसको भी सरपास कर दिया। किसने? पेशवा का तुम्हारा आर्मी ने। देखो कोई भी फोर्टिफिकेशन करता है बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, बट जो भी बनाया गया था फोर्टिफिकेशन उसको क्रॉस कर दिया। किसने? पेशवा का आर्मी ने। तो एक तो सबसे बड़ा जीत हो गया वहाँ पे, नंबर 1। ठीक है, सिटीज़ को रेड कर दिया, सिटीज़ को लूट लिया तुम्हारा। ठीक है, मुगल आर्मी के साथ वो इंगेज रहा, और जितना भी तुम्हारा सप्लाई लाइन्स था, जो भी चीज़ था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। किसने? पेशवा का आर्मी ने। तो इससे कह सकते हो कि पेशवा का आर्मी एक्सपांड हुआ है और हर ऐसा काम किया है जिससे मुगल को दिक्कत हुआ हो। देखो 1720 से लेकर 1761 तक मराठा एम्पायर एक्सपांड किया है। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द, यानी कि आराम से मुगल एम्पायर से वो निकल गया। जो पहले मुगल का, कि शिवाजी भी एक मनसबदारी थे मुगल का, जानते हो तुम, औरंगजेब के टाइम में, और देखो बाद में आराम से मुगल अथॉरिटी से निकल गया। इस समय मालवा और गुजरात को सीज कर लिया गया, मुगल से ख़त्म कर लिया, यानी कि 1720 में तो मालवा और गुजरात को हटा दिया गया। कहाँ से? मुगल अथॉरिटी के द्वारा। अब ये कंट्रोल करेगा। और 1730 तक मराठा किंग वॉज रिकोगनाइज, ये रिकोगनाइज हो गया कि इंटायर डेक्कन पेनिनसुला में ये सबसे पावरफुल होगा। भले ही कंट्रोल करे नहीं करे, सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया। देख रहे हो ना, मराठा किंगडम इतना, इसलिए ना मराठा किंगडम को क्या लगा था कि बैटल ऑफ पानीपत होगा, थर्ड बैटल देख लेंगे उसमें बढ़िया से। क्यों? क्योंकि अब डेक्कन का तो हीरो बन ही गए हैं, अब नॉर्थ इंडिया का बनना बाकी है। तो खुशी खुशी गया मुगल को संरक्षण देने के लिए, वो गंदे तरीके से पिट गया वहाँ पे। हाँ बिल्कुल वही दौर है, क्योंकि पेशवा उसमें पावरफुल है। देखो ही पोजेस द राइट टू, और देखो पूरा अधिकार है उसको, पेशवा को, कि वो चौट और सरदेशमुखी तुम्हारा क्या है, रीजन में आराम से उठा सकता है। ये टू टाइप्स ऑफ टैक्स है, इसके बारे में पक्का दिया गया होगा साइड में। ठीक है, तो इसमें हाँ नीचे दिया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। पहले साइड में देखते हैं बाजीराव वान के बारे में, जिसको हम बालाजी राव बलाल भी कहते हैं। वो बेटे थे किसका? बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। बहुत ग्रेट मराठा जनरल रहा है वो, जिसको जाता है श्रेय जाता है कि मराठा किंगडम जो फैलाया है बिंदन रीजन से ऊपर तक, ये श्रेय इनको ही जाता है, बाजीराव वान को ही जाता है, बाजीराव बलाल को ही जाता है। समझे ना? और देखो इसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया था मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट, तब जाके एम्पायर भव्य बना था। ये कौन है? बाजीराव। और बाजीराव मस्तानी यही थे शख्सियत। हाँ, इन्हीं के बारे में मूवी में दिखाया गया, यही थे वो। समझे? ऐसे किसी के ऊपर मूवी नहीं बनता है। देखो चौथ और सरदेशमुखी, ये क्या है? चौथ टाइप ऑफ टैक्स है। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय द जमींदार्स एंड इन दिस डेकन दिस वे कलेक्टेड बाय द मैन, यानी कि जो भी कलेक्ट करेगा जमींदार 100 रुपया कलेक्ट किया तो 25 रुपया चला जाएगा मराठास के पास। समझे? यही क्या है? चौथ है। समझ में आ गया ना? सरदेशमुखी क्या है कि 9 से लेकर 10% तुम्हारा लैंड रेवेन्यू जो पेड करेगा तुम्हारा टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टेड इन द डेकन, यानी कि तुम्हारा 10% तुम्हारा जो भी करेगा टैक्स लैंड के ऊपर, वो तुम्हारा चला जाएगा मराठा का सेंट्रल ट्रेजरी में, तिजोरी में चला जाएगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्सेस, और इस पर पूरा रिलाई था मराठा, कि कोई भी स्टेट टैक्स पे पूरा टिका हुआ है ना। कल देखा नहीं जीएसटी कलेक्शन? देखो यहाँ पे समझो, तो अब ये समझना है हमें कि आफ्टर रेडिंग दिल्ली जब रेड किया ये लोगों ने, पेशवा ने 1737 में, तो फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंड। देखो इससे क्या हुआ कि मराठा का और वर्चस्व और बढ़ने लगा, राजस्थान में बढ़ने लगा इसका वर्चस्व, पंजाब में बढ़ने लगा, बंगाल में, उड़ीसा में, देखो हर जगह इसका प्रभाव है। समझ रहे हो ना कि वर्चस्व सब समझ लिया कि मराठा कोई है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलुगु में, सब जगह बढ़ने लगा इसका वर्चस्व। दिस वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड, ये सब मराठा एम्पायर के अंदर नहीं था,
बट ये लोग ट्रिब्यूट पे कर रहा था मार्टा सोवेनिटी को भी, ठीक है आप अटैक मत करिएगा, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। वही सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर, बताओ तो मार्टा कितना खतरनाक है उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ ये बात देख रहे हो कितना बड़ा बात है। मार्टा तुम छोटे छोटे कर रहे हो, खाली शिवाजी शिवाजी बोल रहे हो, उससे भी खतरनाक बात में उसका वंशज आया बाजीराव, हाँ पेशवा। ये जो तुम्हारा है, हाँ एक्सपांसन ब्रॉड इनरमस, जो एक्सपांसन हो रहा था बहुत सारा वार बूटी इनरमस रिसोर्सेस आएगा, बट मगर ऐसे नहीं आता था, प्राइज में आता था, क्योंकि उसके लिए बहुत आदमी को मरवाना पड़ता था। सोल्जर जाएगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग विधवा होंगे, तो जो भी मिलता था रिसोर्सेज बहुत प्राइस पे मिलता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था उसके लिए। ये मिलिट्री कैंपेन देखो, दिस मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टू, और ये इस तरह का जो मिलिट्री कैंपेन जो बार बार चला रहा था पेशवा सब, इसके वजह से बाकी जो अगल बगल के जितने भी थे रूलर सब, वो बड़े ही खफा रहते थे, क्या है तो अटैक कर देता है हमको। तो ये भी षड्यंत्र रचेगा कैसे इसको शांत करे, ठंडा करे, जैसे जापान को ठंडा किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसी तरह। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो मराठा बोला कि हम मर रहे हैं, आओ कोई हेल्प करने के लिए, बोले मरो, और अच्छा तुम मर जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, तो कोई हेल्प नहीं किया इसको मराठा। ये भी रीज़न है कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ, जो अहमद साहब अली ने किया है, उस समय मराठा के पक्ष में कोई दूसरा कोई पावर नहीं गया, रीजनल पावर, उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि नाको दम करके रखा था वो, समझ गए। अलॉन्गसाइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन, देखो इतना एंडलेस मिलिट्री कैंपेन चला रहा मराठा डेवलप इफेक्टिव, बट हाँ अब बहुत ज़्यादा कैंपेन चलवाओगे, बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तो तुम्हारा गजब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप्ड हो जाएगा। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड द मराठा रूल वर सिक्योर, जैसे ही कॉन्क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिए मराठा रूल तुम्हारा सिक्योर हो गया। रेवेन्यू डिमांड्स वेर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट, और किस तरह टैक्स कलेक्ट करना हो उसके लिए तुम लोकल पीपल से बात करोगे, लोकल कंडीशन को जानने का प्रयास करोगे, जितना तुम लोकल कंडीशन को जानोगे उतने अच्छे से तुम टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। और ये मिलिट्री कैंपेन चलवा के ज़मीन ले लेता था दूसरा का, और वहाँ पे तुम्हारा लोकल आदमी लोग से बात करके उस हिसाब से चौथ और सरदस्मुखी लगाता था। हाँ समझ में आ गया ना। एग्रीकल्चर को इनकरेज करता था, ट्रेड को रिवाइव किया है। और देखो दिस अलाउड मराठा चीफ्स जो सरदार थे, जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गवर ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, ये लोग क्या किया, द रिसोर्सेज टू रेज द, ये लोग पूरा अपना रिसोर्सेज वहाँ पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ऐसे तुम्हारा आर्मी को और पावरफुल करेगा। तो मराठा कैंपेन देखो जो मालवा में हुआ था, मराठा कैंपेन 1720 में, डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीज इन द रीजन। और जब ये अटैक किया मराठा ने ना मालवा में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे अटैक करने का प्रयास किया, बस रूलर को खत्म करने का प्रयास, प्रॉस्पेरिटी रहे। उज्जैन देखो, उज्जैन भी एक्सपांड हुआ सिंधिया के अंदर, है ना, सिंधिया वही जो मराठा ही है, एक मराठा का फैक्शन है वो, ठीक है। और इंदौर भी गजब का डेवलप किया होलकर के अंदर। तो बाय ऑल अकाउंट दिस सिटीज़ वे लार्ज एंड प्रॉस्परस, अरे बहुत बड़ा बड़ा बन गया, लार्ज हो गया, प्रॉस्परस हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया। देख रहे हो तो मराठास के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, टाउन्स एंड सिटीज सेंटर सब डेवलप हो रहे हैं, नए ट्रेड रूट्स डेवलप होना शुरू हो गया, जिसमें मराठा का पूरा कंट्रोल। सिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा था चंदेरी रीजन में, देखो अब आराम से उसको नाउ फाउंड ए न्यू आउटलेट इन पूना, अब नया देखो पूना में भी पाया जाएगा वो चीज़, क्योंकि कनेक्ट कर दिया पूना से उसको, जो कि पूना जानते हो मराठा कैपिटल है। बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेट, जो पहले तुम्हारा ट्रेड में पार्टिसिपेट करता था आगरा और सूरत के बीच में, उसको और एक्सपांड कर दिया गया, ठीक है, ताकि पूना नागपुर साउथ में आ सके और लखनऊ इलाहाबाद तुम्हारा ईस्ट में आ सके, यानी कि पूरा नेटवर्क है ये सिल्क रूट टाइप का। और यहाँ सब जगह जो मेन सिटी है सबको ट्रेड में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कमाई होगा उससे। समझ गए ना, ये जाट है, देखो जाट के बारे में समझते हैं हम लोग। अब जैसे हमने क्या देखा, पंजाब का देखा और मराठा का देखा, मराठा कितना इन्फॉर्मेशन दिया गया बताओ तो, कितना गजब का इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब जाट के बारे में देखते हैं। लाइक अदर स्टेट द जाट ने भी अपना पावर को कंसोलिडेट किया है, ठीक है, लेट 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी मतलब क्या होता है, लेट 1690 के आसपास, और 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1700 से लेकर 1800, तो वही उस कालखंड में जो लीडर था चूरामान, ठीक है, उसने क्या किया, दे acquired control over the territories situated in the west of the city दिल्ली, जो दिल्ली का जो वेस्ट एरिया था, वेस्ट मतलब क्या है, ईस्ट इधर वेस्ट, इधर वाला जो एरिया था उसको पूरा ऑक्युपाई कर लिया जाट ने। जाट जान ही रहा है ना बाबू, जो हरियाणा का जो जाट होगा,
जो राजस्थान का जो जाट होगा, देखो ना मैच करता है कि नहीं करता, वहाँ पे देखो ना राजस्थान टच कर रहा है, हरियाणा ऊपर से टच कर रहा है तुम्हारा। And by 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra। और दिल्ली और आगरा के बीच में जो सिटीज सब था उसको पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाट ने। फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियन। बताओ, सिटी ऑफ आगरा का तो कस्टोडियन बन गया, यानी कि ये हमारे अंदर सुरक्षित रहेगा, हम इसके गार्जियन हो गए। तो जाट का इतना कंट्रोल, तुम्हारा बताओ, एक टाइम में अकबर के टाइम में आगरा मेन गढ़ हुआ करता था मुगल का, और अभी का स्थिति देखो कि जाट फुल कंट्रोल कर दिया उस जगह को। जाट देखो बहुत ही परस्परस एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, ये लोग बहुत बड़े फार्मर्स लोग थे, बहुत रईस फार्मर्स लोग। एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। और इस समय जब जाट अपने पीक पे था तो उस समय तुम्हारा पानीपत और बल्लभगढ़ तुम्हारा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना था, जो फुल कंट्रोल कर रहा था ये लोग, जाट लोग। अंडर सूरजमाल जो भरतपुर तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के रूप में आया है, ये सब जाट है। ये जो सूरजमाल दिख रहा है वो जाट का रूलर है, किंग रूलर है। तो उनके अंडर क्या हुआ कि तुम्हारा भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान के होगा आसपास। जब नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह किया था, कल बताए थे ना क्या स्थिति है, पर्सन ने क्या अकाउंट दिया था इसके ऊपर 1739 में, तो बहुत सारे सिटी में ना बहुत रिफ्यूजी लिया था, यानी कि भाग गया लोग छोड़ के। क्यों? क्योंकि तबाह हो गया वहाँ पे। तो इसके जो his son Jahir Shah had 3,000 troops of his own and hired another 20,000 Marathas and 50,000 Sikhs troops to fight the Mughals। बताओ, जब तुम्हारा नादिर शाह का अटैक हुआ था तो इसके जो बेटे हैं, किसके बेटे? सूरजमाल के जो बेटे हैं जाहिर सिंह, इसके अंदर 30,000 टुकड़ी था तुम्हारा अपना आर्मी का, और उतना ही नहीं 20,000 मराठा का भी आर्मी लिया था और 15,000 सिख का भी लिया था, ताकि वो मुगल से और फाइट कर सके। मुगल को अब सुलाना ही है पूरे अच्छे से। एक तो नादिर शाह ने बम्बू कर ही दिया बढ़िया से, और फुल बम्बू कर देना है। तो वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ड, देखो जो भरतपुर जो फोर्ट है तुम्हारा जो राजस्थान का, वो तो ट्रेडिशनल स्टाइल में हुआ ही है, अभी भी वो जगह जाना आता है, ठीक है ना। एडिंग द जाट बिल्ड, और वहाँ पे देखो जाट ने क्या बिल्ड किया, बहुत अच्छा गोल्डन पैलेस किया है, ठीक है, वहाँ बिल्ड किया है, जो कि तुमको अम्बेर और आगरा में देखने को मिल जाएगा। दोनों एक ही टाइप का। बताओ, आगरा में और अम्बेर दोनों अलग जगह है और सेम टाइप का तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जरूर एक कोई राजा होगा जो दोनों जगह पे कंट्रोल करता होगा। इससे भी प्रमाण मिलता है हमें। इट्स बिल्डिंग वेयर मॉडल, देखो पूरा आर्किटेक्चरल फॉर्म में किया गया है ना, शाहजहाँ का, यानी कि शाहजहाँ का जो था, देखो इट्स बिल्डिंग वेयर मॉडल ऑन द आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जब आए तो बिल्कुल बहुत सारा आइडियाज़ को कॉपी पेस्ट किया गया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, उनके आर्किटेक्चर में भी, इसके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो या फिर देखो, अच्छा 9th क्लास में देखोगे। तो दुनिया में क्या हो रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बताओ, ये तो ऐसा रेवोल्यूशन है जिसके बारे में सब कोई जानता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, इन द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 18th सेंचुरी, हमारा 18th सेंचुरी में इंडिया द कॉमन पीपल डिड नॉट इन्जॉय। देखो हम तो कहाँ इन्जॉय करते थे, गवर्नमेंट में हमारा कोई पार्टिसिपेशन था? राजा ही लोग ही पिक पे था। कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ का प्रजातंत्र, उस समय तो कुछ नहीं था, है ना। ये स्थिति था उसमें। बट वेस्टर्न वर्ल्ड देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड में सिचुएशन डिफरेंट था। द सिचुएशन वॉज अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी तक तो रहा इंडिया वैसा, बट 18th सेंचुरी के बाद बहुत चेंज हो गया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब। अमेरिकन रेवोल्यूशन देखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ है 1776 से लेकर 1781 में, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये पूरी तरीके से ये क्रांति है। ये पूरी तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल जो प्रिविलेज इंजॉय कर रहा था एरिस्टोक्रेट्स, जो फ्यूडल लॉर्ड सब, तो पूरी तरीके से चोट पहुंचा दिया वहाँ पे। और लोग लड़ेंगे आप लिबर्टी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, इक्वलिटी के लिए। और जानते हो कि पहला जो टूट के जो लोकतंत्र बना वो यूनाइटेड स्टेट्स है। समझ रहे हो ना, यानी कि भारत में जो ये व्यवस्था, तो दुनिया में क्या व्यवस्था उस समय। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में मिडिल क्लास पीजेंट्स और आर्टिसंस फॉट अगेंस्ट द सोशल। अब देखो ये जो दबाया हुआ क्लास है, मिडिल क्लास था, पीजेंट्स था, आर्टिसन, इसके ऊपर बहुत टैक्स लगता था और ये बहुत टैक्स देता था। और जो ऊपर वाला जो क्लास है, जो नोबल्स वाला क्लास है और जो क्लर्जी वाला क्लास है, वो खूब इंजॉय करता था और टैक्स भी नहीं देता था और पैसा भी खूब खाता था। तो विद्रोह हो गया पूरी तरीके से। देखो वही क्लर्जी और नोबिलिटी जो इंजॉय, उसका जो इंजॉयमेंट था, प्रिविलेज था, उसके अगेंस्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट लड़ा है ये लोग, ये मिडिल क्लास वाले लोग से। दे बिलीव डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेज बेस्ड ऑन, वही ये लोग भी वही उसी चीज़ के लिए लड़ रहा है
कि कोई भी सोसाइटी में कोई भी ग्रुप को ऐसे फालतू का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, वो भी बर्थ से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई ऐसे कैसे मिल सकता है, बताओ टैक्स हम दे, तुम इंजॉय करो क्या। विद्रोह हो गया वहाँ पे। लुई 16 का मौत हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। रादर पीपल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड, हाँ जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट पे डिपेंड करता है, कितना क्षमता है, कितना आगे पहुँच सकते हो, उस हिसाब से आपका बनेगा स्टेटस, उस हिसाब से आपका डिग्निटी बनेगा, उस हिसाब से आपका वेल्थ बनेगा। द फिलोसोफर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। देखो डेमोक्रेसी का बात होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन का बात होगा, इक्वलिटी का बात होगा। जो उस समय के जो फिलोसोफर रहे हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम, वो बोलते थे कि नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, सबके लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दे ऑल्सो हेल्प दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पोजेस द राइट टू पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स। ये बोलते थे कि जो सरकार बनना चाहिए और सरकार में लोग सही चुन के जाना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी का बात किया जा रहा है यहाँ पे। वही आस्ते आस्ते लिया है ना रूप डेमोक्रेसी का। और इस हिसाब से जो मूवमेंट है फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पहले प्रजा होता था, कहाँ अभी नागरिक होता है। सब्जेक्ट मतलब प्रजा और सिटीजन मतलब नागरिक। नागरिकी सरकार को बनाता है, प्रजा कभी राजा को नहीं बनाता है। राजा पहले से राजा है, राजा रिकॉग्नाइज कर रहा है। द आइडियाज ऑफ द सिटीजनशिप, नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स टुक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। बट ये जो फिनोमिना हो रहा है वहाँ पे 18th सेंचुरी में, बहुत बाद में हमारे इंडिया में आया। चाहे वो सिटीजन नागरिकता का बात हो, चाहे भारत एज अ नेशन का बात हो, चाहे डेमोक्रेटिक राइट, वो तो बहुत बाद में आया। जब हमारे लोग पढ़ लिख के कोई दादाभाई नौरोजी बनना चाहा, कोई राजा राम मोहन राय बनना चाहा, तब जाकर वो बोला कि देखो बाबू 100 साल पहले यूरोप में ये सब हुआ है, समझो तुम भी कर सकता है ये सभी चीज़, समझे ना। तब असर पड़ा है भारत में। इससे क्लास 7 का किताब खत्म हो गया यहाँ पर।